नमस्कार। आज हम मॉडर्न वर्ल्ड के आधुनिक विश्व के एक सबसे महत्वपूर्ण घटना फ्रेंच रिवॉल्यूशन को आगे पढ़ेंगे। पिछले बार में हमने आपको फ्रेंच रिवॉल्यूशन को समझने के लिए किस तरीके से उसका अध्ययन किया जाए, उस पूरे आउटलाइन को, उस पूरी रूपरेखा को समझाया था। हमने आपको ये बताया था कि यदि हमको फ्रेंच रिवॉल्यूशन जैसे महत्वपूर्ण घटना को समझना है तो हमको उसके पूरी घटनाक्रम को 4 भागों में बांटना पड़ेगा। पहला, उसके रीजंस को समझना पड़ेगा कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन जैसा महत्वपूर्ण घटना घटने के पीछे उसकी पृष्ठभूमि क्या थी, रीजन क्या थे, कारण क्या थे। दूसरा, इन कारणों को किसने हवा दी, किसने इस कारणों का उपयोग करते हुए, तो वो स्टेक होल्डर कौन थे जिनके कारण ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ। तो दूसरा कारण, दूसरी चीज हमको स्टेक होल्डर्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा कि किन किन लोग इस क्रांति को इंप्लीमेंट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तीसरा, इन कारणों से इन लोगों के द्वारा कौन से प्रोसेस को अपनाया गया, किस कार्य प्रणाली को अपनाया गया या किस तरीके से उस क्रांति को किया गया। कोई भी क्रांति कई तरीके से होती है, विचारात्मक होती है, हिंसक होती है और दूसरे तरीके से होती है। तो यहाँ पे किस तरीके का प्रोसेस अपनाया गया और किस तरीके से इस क्रांति को चरणबद्ध ढंग से आगे ले जाया गया, और जब ये क्रांति आगे बढ़ी तो इसके क्या परिणाम निकले, आउटकम्स क्या थे। इस क्रांति ने फ्रांस को, यूरोप को और पूरी दुनिया को क्या और किस तरीके से प्रभावित किया। तो इन 4 चीजों को हमने कहा था। तो आपको मालूम है कि 1789 से लेके 1799 तक, 1789 टू 1799, स्पेशली 14 जुलाई टू नवंबर 99, मतलब जिस दिन बोस्टिन के दुर्ग का पतन हुआ, द फॉल ऑफ द बोस्टिन फोर्टिस, और जिस दिन नेपोलियन बोनापार्ट ने इस क्रांतिकारियों से इस सत्ता को अपने हाथ में लिया, लगभग 10 साल और 4 महीने का ये समय माना जाता है फ्रेंच रिवॉल्यूशन का। तो इस 10 साल और 4 महीने के समय के फ्रेंच रिवॉल्यूशन को पढ़ने के लिए आज हम इसके पहले स्तंभ को, रीजन को, कारण को, या हम उसको कह सकते हैं पृष्ठभूमि को समझने की कोशिश करेंगे। जब कोई भी क्रांति, और विशेष रूप से फ्रांस की क्रांति जैसी बड़ी घटना घटती है, तो उसके पीछे कई कारण होते हैं। उसके आर्थिक कारण होते हैं, उसके राजनीतिक कारण होते हैं, उसके सामाजिक कारण होते हैं, और कुछ कारण तात्कालिक होते हैं। ये जो राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक कारण होते हैं, ये इसकी पृष्ठभूमि कई वर्षों से, कई समय से तैयार करते हैं, और तात्कालिक कोई 1 या 2 घटनाएं उस क्रांति को चिंगारी लगा देती है और फिर क्रांति टूट जाती है। तो हम ये देखते हैं कि उसके रीजंस क्या थे। तो पहला रीजन, तो अगर हम उसकी पॉलिटिकल रीजन को समझने की कोशिश करें तो हम ये समझे कि उस समय राज किसका था। उस समय फ्रांस में राज था लुई 16 का। लुई 14 के बाद लुई 15 और फिर लुई 16। लुई 14 की चर्चा इसलिए होती क्योंकि लुई 14 का समय जो था, हम ये मान सकते हैं कि इस पृष्ठभूमि की शुरुआत उस समय हुई थी। लुई 14 बहुत शक्तिशाली राज था, फ्रांस में उसकी तूती बोलती थी, उनकी लगातार युद्ध चलते थे, और लुई 14 एक विस्तारवादी, जिसको कहते हैं कि जो अन्य राज्यों को जीत के अपने राज्य में मिलाना या वहां अपनी कॉलोनी बैठाना, इसके लिए लगातार लगे रहते थे। तो लुई 14 के समय पे लगातार जब युद्ध होते रहे, और विशेष रूप से उनका जो सबसे बड़ा दुश्मन या एनिमी था वो था इंग्लैंड। और इंग्लैंड के साथ आपको मालूम है भारत में भी फ्रेंच के उपनिवेश थे, कॉलोनीज थे, लेकिन विशेष रूप से अमेरिका और उस क्षेत्र में, लेटिन अमेरिका क्षेत्र में इनकी लगातार लड़ाई होती थी। तो इस लड़ाई ने इकोनॉमिक रूप से पहले ही इसको खोखला करना शुरू कर दिया या कमजोर करना शुरू कर दिया। इस बैकग्राउंड में लुई 15 और विशेष रूप से जिस समय ये क्रांति हुई, लुई 16 सत्ता पे आए। तो लगातार युद्धों से, लगातार चल रहे युद्ध, विशेष रूप से ब्रिटेन इनका कॉमन एनिमी था, कॉलोनीज को लेकर इनके बीच संघर्ष चलता रहता था। अमेरिका का जो 13 कॉलोनी इंडिपेंडेंट युद्ध था, उसमें फ्रांस पार्टिसिपेट किया, और ये युद्ध इनके लिए बहुत इकोनॉमिकल रूप से बहुत महंगा साबित हुआ। तो लगातार युद्ध से इनके खजाने पे ट्रेजरी एम्प्टी होती चली गई, और आप ये समझिए कि उनके ऊपर ऑलरेडी 2 बिलियन लिब्रा का जो वहां का करेंसी था उस समय, उसका कर्ज था जो 1 बिलियन और बढ़ गया।
तो एक तरफ तो इनके ऊपर डेप्थ बढ़ते जा रहे थे, कर्ज बढ़ते जा रहे थे, दूसरी तरफ इनके खर्चे बढ़ते जा रहे थे, पर इनकम का कोई सोर्स नहीं था। तो एक इनकम और एक्सपेंडिचर के बीच में बहुत बड़ा गैप हो गया था, जिसको संभाल पाना लुई 16 जैसे कमजोर राजा के लिए संभव नहीं था। तो एक ही तरीका था कि हम टैक्स बढ़ा दें, और वहां की सोसाइटी ऐसी थी कि वहां पे 3 स्टेज सोसाइटी थी, जिसमें क्लेर्जी, नोबेल्टीज एंड फिर 3rd स्टेज, मतलब 2 वर्ग ऐसा था जिनको एक प्रिविलेज मिला हुआ था, उनको एक स्पेशल बहुत सारे अधिकार मिले हुए थे, वो टैक्सेस नहीं देते थे, जिसमें पादरी, नोबल परिवार के सदस्य, रिचर मैन ये शामिल थे। लेकिन जो तीसरा स्टेज था, इसमें सब तरह के लोग थे, इसमें बिजनेसमैन भी था, लॉयर भी था, डॉक्टर भी था, आर्टिजन्स भी थे, काम करने वाले लोग भी थे, कृषक भी थे। तो इसमें इस तरह के लोग थे कि जो इनकम भी करते थे और जिनकी इनकम भी नहीं होते थे, पढ़े लिखे लोग भी थे और अनपढ़ लोग भी थे। तो ये जो तीसरा वर्ग था, इसको ये बहुत बुरा लगता था कि ये पहला 2 वर्ग जो है वो टैक्स नहीं दे रहा और टैक्स बढ़ता चले जा रहा था। इसी बीच अगर आप देखें तो करीब 50-60 सालों में फ्रांस की पॉपुलेशन भी बहुत तेजी से बढ़ी। वहां की जो पॉपुलेशन की जानकारी हमको मिलती है, ये मिलती है कि 1715 में वहां पे 23 मिलियन लोग थे, लगभग 2 करोड़ 30 लाख लोग थे, और ये 1789 जब ये क्रांति हुई 18 मिलियन हो गए, लगभग 50 लाख लोग बढ़ गए। पॉपुलेशन बढ़ गई, इनकम घट गया, आपके ऊपर कर्ज बढ़ गया, एक बहुत बड़ा इकोनॉमिकल गैप आ गया। उस समय राजा ने भी बहुत सारी ऐसी गलतियां की। कहते हैं कि जिस समय इतना कर्ज में चल रहा था, वो अपना नया महल बना रहा था। ऑस्ट्रिया की जो रानी उनकी थी, वो भी अपने फैशन के लिए, अपने खर्चों के लिए, अपने लाव लश्कर के लिए और शान शौकत के लिए बहुत बदनाम थी। तो एक तरफ तो लगातार युद्ध और गलत नीतियों के कारण, लुई 16 की गलत नीतियों, कमजोर सत्ता के कारण लगातार आर्थिक भार बढ़ता जा रहा था, और दूसरी तरफ उस भार को पूरा करने के लिए आम जनता के ऊपर टैक्सेस लगाए जा रहे थे। खाद्यान्न की कमी थी, लोगों के पास खाने का नहीं था, जनसंख्या बढ़ गई थी, टैक्सेस बढ़ गए थे, कर्ज बढ़ गए थे, एक असंतोष का पूरा वातावरण तैयार हो गया था। और इसी वातावरण में वहां पे कुछ बहुत बड़े विचारक पैदा हुए, जिसको हम कहते हैं इनलाइटमेंट एज। इसमें रूसो, मॉन्टेग्यू, जॉन लॉक, इन 2-3 नाम बहुत बड़े थे, जिन लोगों ने लोगों को ये बताया कि सत्ता राजा के हाथ में केंद्रित नहीं होनी चाहिए, सत्ता का विकेंद्रीकरण होना चाहिए। उन्होंने ये भी बताया कि हर व्यक्ति को जो कम से कम टैक्स देता है, उसको सत्ता को चुनने का अधिकार होना चाहिए। साथ ही इन विचारकों ने बताया कि स्वतंत्रता बहुत बड़ी चीज है। रूसो की तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक ही इस पे है कि कैसे व्यक्ति पराधीन हो जाता है, उसको स्वतंत्र होना चाहिए। इन सब विचारकों के जो विचार थे, ये वहां का जो 3rd स्टेट था, जिसमें मुख्य रूप से लॉयर, बिजनेसमैन, आर्टिजन्स, इस तरह के लोग थे, कृषक भी थे, मजदूर भी थे, लेकिन पढ़े लिखे लोगों का एक वर्ग था जो चीजों को समझता था, जो पढ़ा लिखा भी था और जिसके पास पैसे भी थे, लेकिन उसको टैक्स देना पड़ता था। इन 2 वर्गों को टैक्स नहीं देना पड़ता था और टैक्स लगातार बढ़ते जा रहे थे। इकोनॉमिक स्थिति खराब हो रही थी, खाद्यान्न की स्थिति बुरी हो रही थी, राजकाज में बहुत असंतोष था। जिन लोगों ने भी सुधार की कोशिश की, उनको सत्ता से हटा दिया गया। इन सभी परिस्थितियों ने एक बहुत बड़ा असंतोष को पैदा किया, और उसी असंतोष में जब लोगों ने प्रदर्शन शुरू किया, तो लोगों को ऐसा लगा कि राष्ट्र सत्ता जो है, लुई 16 की जो सत्ता है, उनके ऊपर सैनिकों से कार्रवाई कर सकती है। और इसी उस पे 14 जुलाई 1789 को बोस्टीन का वो जो फोर्टी स्थान किला था, जहां पे ऐसा वो मान के चल रहे थे कि बहुत सारा उससे कैदी कैद होंगे, और साथ ही वहां बहुत सारा हमको गोला बारूद ये मिल जाएंगे। तो उन लोगों ने बोस्टीन के दुर्ग पे 14 जुलाई 1789 को 14 जुलाई 1789 को उन्होंने वहां पे हमला किया, और ये ऐतिहासिक घटना मानी जाती है, जिसको हम इस क्रांति की शुरुआत कह सकते हैं। तो कुल मिला के इन आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक कारणों से इस क्रांति की शुरुआत हुई। कल हम इसके दूसरे पहलू को पढ़ेंगे। इस क्रांति को करने के लिए
किन किन लोगों की जिम्मेदारी थी, किन लोग जिम्मेदार थे और किन लोगों ने इस जिम्मेदारी का, इस पृष्ठभूमि का फायदा उठा के आगे इस क्रांति को आगे ले गए। धन्यवाद।